नमस्कार। नंबर 1 डिबेट शो मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 2024 का चुनावी संग्राम अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 1 जून को आखिरी दौर की वोटिंग है और इसका चुनाव प्रचार आज शाम को थमने वाला है। लेकिन पहले चरण से शुरू हुआ जुबानी हमलों का दौर लगातार जारी है और बल्कि और तेज होता जा रहा है। दोनों ओर से हार जीत के जोरदार दावे अब हो रहे हैं। इस दौरान मंगलसूत्र, मुसलमान, मटन और मुजरा से होते हुए अब बात महबूबा तक आ पहुंची है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया और भाजपा की हार की भविष्यवाणी करते हुए पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोला और कह दिया कि मोदी ये चुनाव अपनी 3 महबूबा के चलते हार रहे हैं। पीएम ने भी विपक्षी गठबंधन को चेतावनी भरे अंदाज में जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं इस एक रिपोर्ट के जरिए कि तेजस्वी किसे मोदी की महबूबा बता रहे हैं। फिर मेहमानों से जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या इसकी वजह है, किस तरह से देखा जाए। मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही। गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है। अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी पार्टी के दिग्गजों ने ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मतदान का अंतिम दौर आते आते सियासी दलों की ओर से हार जीत के दावे भी जमकर हो रहे हैं। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया और भाजपा की हार की भविष्यवाणी करते हुए पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दे दिया। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव क्यों हार रहे हैं। इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब के होशियारपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान विपक्षी नेताओं के जुबानी हमले पर चेतावनी भरे लहजे में जोरदार जवाब दिया। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। देश के साथ ही प्रदेश में भी तेजस्वी के बयान पर वार पलटवार शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी की सोच है, यही उनके मन के अंदर में है, दिल के अंदर में है, यही उनकी कार्य पद्धति के अंदर में है। चाहे वो विपक्षी दल महबूबा के माध्यम से उसको अलंकृत करे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और के मुद्दे पे मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। विकासात्मक मुद्दों के साथ साथ इन दोनों विषयों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समग्र रूप से काम किया है। जनता मोदी सरकार से त्रस्त आ चुकी है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगे कि जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बैठेगी। देश की जनता ने जो मूल मुद्दों पे उनको वोट देने की बात कही थी, आज इन सभी मूल मुद्दों से भटका के, गुमराह करके, भ्रम फैला के मोदी जी ने पूरा चुनाव लड़ा है। 10 साल के अपने पूरे शासन काल में उन मुद्दों पे कोई भी प्रभावी कदम उठाने में असफल साबित हुए। यही इनका सबसे बड़ा हार का कारण होगा। तेजस्वी यादव इससे पहले भी लंच पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा पर निशाना साधते नजर आए थे। उस वक्त उनके साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। तब भी इन नेताओं ने औपचारिक बातचीत में अपनी जीत और भाजपा की हार का जिक्र किया था। जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। वहीं पीएम मोदी समेत भाजपा के तमाम दिग्गज नेता भी लगातार एनडीए की हैट्रिक लगने का दावा कर रहे हैं। 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा और वो इतिहास क्या होगा? फिर एक बार इन सारे दावे और बयानों के बीच में अब सभी को 4 जून का इंतजार है, जब जनता का फैसला सामने आएगा और यह तय हो जाएगा कि किसके दावे में कितना दम है और किसके दावों की निकल रही है हवा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।
तो 4 जून को नतीजे सामने आने वाले हैं और नतीजे आने में 5 दिन का वक्त ही बचा है। लेकिन इन सब के बीच हार जीत के दावे हर तरफ से हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव कोई भी पार्टी लड़ती है, कोई भी प्रत्याशी लड़ता है तो चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन इन सब के बीच जीत हार के दावों के बीच में किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है, इस पूरी रिपोर्ट में आपने देखा। बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ में मिलन भार्गव जी जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतिक्रिया मिलन भार्गव जी आपसे ही जानना चाहेंगे। मोदी अपनी 3 महबूबा के चलते चुनाव हार रहे हैं और उन महबूबा का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए व्यास जी, जिस प्रकार की वक्तव्य देकर तेजस्वी ने अपना परिचय दिया है, ये वही तेजस्वी जी नवरात्र में मछली खाकर हिंदू संस्कृति और हिंदुओं को चढ़ाने का काम करते हैं। ये वही तेजस्वी हैं जो परिवारवाद के जन्म अनुकंपा नियुक्ति पाकर राजनीति में स्थान पाए हैं, जिनका अपना कुछ नहीं, ना ही परिश्रम है। और वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जिसने परिश्रम की पराकाष्ठा करके गरीबी की थपेड़े खाकर राजनीति में स्थान बनाया, जनता के दिलों में अपना स्थान बनाया। आज अपनी विकृत मानसिकता का परिचय देकर इस हल्केपन के स्तर पर तो चुनाव में अपनी हार और हताशा को स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन उनसे पूछिए कि आपका पूरा परिवार और आपके पिताजी तो अभी जेल की हवा खाकर आए हैं और पूरे परिवार पर जिस प्रकार की जांच चल रही है, एक के बाद एक सबको जेल जाना है कि अपूर्ण संपत्ति आपने भ्रष्टाचार से कमाई। यही युवाओं के रोजगार को मारकर आपने जिस प्रकार से जमीन के बदले रोजगार आपके पिता ने दिया, उसकी तलवार भी अभी लटकी हुई। तो महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पे बात कर आपको कोई अधिकार तो नहीं बनता है। लेकिन इस 10 वर्षों में जो भारत में बदला है, जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज भारत का डंका ब्याजी चल रहा है। अब आप नजर डालिए, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी करेंगे, मैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है, वर्ल्ड बैंक है, मूडीज है, IMF है, वो कहता है कि भारत आज जिस प्रकार की ग्रोथ रेट हासिल कर रहा है, वो सारी रेटिंग को पार कर आज जब विश्व में। तो कुल मिलाकर मिलन जी, आप ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर विपक्ष लगातार ये कहता है कि बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी इस चुनाव का अहम मुद्दा रहा जिस पर जनता ने वोट किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये मुद्दा इतना जोर शोर से जनता के बीच में नहीं बन पाया, विपक्षी गठबंधन सिर्फ बयानों तक ही से ले सकी। बहरहाल सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ दिन पहले इसी बिहार में और बाकी तमाम जगहों पर जब चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जी ने मंच से मुजरा करने वाला बयान दिया था और तब पूरी विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता जो हैं बड़ा आग बबूला हो गए कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज मुजरा के जवाब में महबूबा सामने आ गई, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी इस बयान पर? हितेश जी, दरअसल देखिए, एक बात तो मैं भी मानता हूं और आप भी मानेंगे, इस चुनाव में मैं अपने 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में जिस तरह से शब्दों की स्तरहीनता देख रहा हूं दोनों पक्षों से, एक पक्ष को नहीं कह रहा, दोनों पक्षों से जो स्तरहीनता देख रहा हूं। अब आप याद दिला रहे हैं, मैं बहुत सारी बात याद दिला, जैसे गांधी जी को, गांधी फिल्म कैसे लोग जानते हैं, मैं जो है बाहर हूं, आदि दुनिया भर की जितने बातें सब हुई। मगर इसका जहां तक सवाल है, महबूबा किसको कहते हैं? जिससे आदमी मोहब्बत करता है, और मोहब्बत जिससे करता है आदमी उसको बढ़ाता है। तो महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ी है, तो इसका मतलब यह है मोदी जी को महंगाई से मोहब्बत है। गरीबी बढ़ी है, 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनसे मोहब्बत है। तो जिससे मोहब्बत होगा उसको महबूबा कहते हैं। शब्दों का चयन अलग बात है, शब्दों का, मगर बात आशा यह है कि आज की तारीख में देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये 3 विषय हैं। पेट्रोल डीजल के दाम देखिए कितने बढ़ गए, गैस सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए, पूरे खाद्य तेलों से लेके जितनी भी चीजें हैं, जीवन में उपयोग आने वाली चीजें, इन सब चीजों के दाम कितने बढ़े हैं। लोग त्रस्त हैं कि नहीं है त्रस्त? तो ये विषय तो है, ये जनता के बीच में भी है और जनता इन सब बातों फैसले भी। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी, अभी आपने मिलन भार्गव जी को भी सुना और हमारी रिपोर्ट में जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ता हैं उनकी प्रतिक्रियाओं को भी सुना। वो कहते हैं कि कहीं कोई मुद्दा नहीं है, गरीबी, बेरोजगारी और ये जो है ये कहीं मुद्दा नहीं, चूंकि देश में पिछले 10 सालों के दौरान खुशहाली आई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ा है
और जनता उसी के आधार पर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ वोट डालने गई है। आप लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसको जनता ने नकारा है, ये बात लगातार बीजेपी नेता कहते हैं। बताइए। नहीं, ये तो हितेश जी 4 तारीख को पता चलेगा ना, और इससे तो और प्रमाणित हो जाता है कि इनके लिए तो महबूबा है वो मुद्दा ही नहीं है। जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो कोई मुद्दा थोड़ी है जी। महंगाई, बेरोजगारी और ये सब गरीबी हमारे लिए मुद्दा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वास्तव में कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दे और बहुत सारे हैं। तो ये सारे इनके लिए मुद्दा नहीं है तो सही बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है, मगर मतदाता के लिए मुद्दा है। मतदाता इन सब चीजों को गौर कर रहा है। आज 10 साल हो गए सरकार को, और खाली जो है कानों को सुख देने से पेट नहीं भरता हितेश जी। मैं तो कहता हूं, कई बार कह चुका हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, और कान को सुख देने वाले प्रधानमंत्री। इनकी बात मिलन जी, सुनो तो मिलन जी, बात यहाँ पर जिस महबूबा की जिक्र की, उस महबूबा के अलावा जिन 3 महबूबाओं का जिक्र किया गया है, बात वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, पहले दौर से लेकर अंतिम दौर तक तमाम विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों को बड़ा अहम तरीके से उठाते हुए जनता के बीच में गई हैं। और उसी के बाद लगातार इस तरह के कॉन्फिडेंस वाले बयान भी दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता इन 3 मोर्चों पर नाकाम मतलब जो है काफी परेशान रही है। बताइए मिलन जी, आप ये कहते हैं कि मुद्दा नहीं है, विपक्ष कहता है कि यही मुद्दा है। व्यास जी, मैं वही कहना चाह रहा था, बीच में आपने मेरी बात। देखिए, जिस प्रकार की आर्थिक ग्रोथ रेट की हम एक आंकड़े पे बात करेंगे, हम ऐसे बयानों पर बात नहीं करेंगे। महबूबा भले ही कहते, लेकिन तीनों मुद्दे आपके लिए और हमारे जैसे युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जो सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है, वो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत संस्थाएं नहीं है, जो दुनिया की आर्थिक ग्रोथ को देखती है, वो कह रही है कि भारत जिस प्रकार से आर्थिक ग्रोथ पाने में आगे बढ़ा है, वो विश्व की तमाम रेटिंग्स को पीछे छोड़ दिया है। मतलब आप देखिए, कोरोना जैसी विभीषिका के बाद और जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां किस प्रकार की मंदी का दौर पूरा विश्व देख रहा है, भारत वहां आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 2023 और 24 का यदि आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे, जिसमें भारत ने 64.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट बिजनेस किया है, जो बताता है भारत प्रगति कर रहा है, जो ऑल टाइम हाई है। ब्याज ये आंकड़े मेरे नहीं है, जिस चीज के हैं तो आप चेक कर सकते हैं। हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो भी चेक कर सकते हैं। और जिस प्रकार से विश्व में आज आर्थिक ग्रोथ रेट जो ग्लोबल की है 3.1% बढ़ी है, वहीं भारत 6.6% बढ़ने की तरफ बढ़ रहा है, जो बताता है कि ऑल टाइम हाई की तरफ भारत आर्थिक रूप से प्रगति भी कर रहा है। और भारत जिस मोर्चे के साथ चल रहा है वो समर्थता के साथ शक्तिशाली हो रहा है। आज ये इंडी गठबंधन वाले भले ही देश की प्रगति से चिड़े, लेकिन प्रगति लगातार बढ़ती है। बेरोजगारी जैसी बात करते हैं, बेरोजगारी को लेकर इन्होंने क्या किया? जब जब सरकारों में आए, युवाओं से छलावा किया। आज देखिए, मुद्रा लोन के माध्यम से देश के युवा 40 करोड़ से ऊपर युवा जो मुद्रा लेकर आज स्वावलंबी अपना रोजगार स्थापित करे, रोजगार देने वाले बने। वहीं मोदी सरकार ने रोजगार मेले लगा के लाखों लोगों को हैंड टू हैंड नियुक्ति पत्र दिए हैं, जो बताते हैं युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। और जो ईपीएफओ की रिपोर्ट भारत की जो बताती है, उसमें बताता है कि 7 साल में 6 करोड़ लोगों के खाते खुले, 6 करोड़ लोगों को नए रोजगार मिले, युवाओं को नौकरी मिली है। इसीलिए ये मुद्दा आज विपक्ष। ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए मिलन जी ने आंकड़े समेत अपनी बात रखी है। वो कहते हैं कि चाहे गरीबी की बात हो, हटाने की बात हो, या हाँ संक्षेप में रखिएगा, थोड़ा सा बताइए मिलन जी, थोड़ा संक्षेप में। व्यास जी, ये एक मुद्दा हाँ, एक मिनट सुरेंद्र जी आपके पास, सुरेंद्र जी 1 मिनट, सुरेंद्र जी आ रहा हूं 1 मिनट। मिलन जी अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं, लेकिन मिलन जी बहुत संक्षेप में रखिएगा प्लीज, समय की मेरे पास थोड़ी बात है। वहीं गरीबी को लेकर ये बोलते हैं, गरीबी की इंदिरा जी से राजीव जी ने जो भ्रष्टाचार की चरम सीमाओं की इनकी सरकारों ने लांघा, गरीबी को नहीं कर पाई। लेकिन आज गरीबी सूचांक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आज कोई भूखे पेट नहीं सोता। इस देश के 80 करोड़ आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है सुरेंद्र जी, तमाम आंकड़े उन्होंने गरीबी के संदर्भ में, बेरोजगारी के संदर्भ में और बाकी चीजों के संदर्भ में कहा कि हमने ये काम किए हैं। आंकड़े सामने हैं, आंकड़े गवाही दे रहे हैं। बताइए इसके काउंटर में अगर आप भी कुछ आंकड़े रख सकें सुरेंद्र जी। देखिए, आंकड़ों से पेट नहीं भरता हितेश जी। आप हकीकत में जो लोगों के घरों के हालत को देखेंगे, आप याद कीजिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री 2014 में क्या कहते थे? पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए मित्रों? गैस के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए मित्रों? महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देने का वादा हमने नहीं किया, ये वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज वो पकौड़ा बनाने को भी रोजगार बोलते हैं। अगर कोई आदमी कुछ भी काम करता है तो उसको रोजगार बोलते हैं।
तो दरअसल में ये सारी चीजें जो है आम जनता के बीच में, ये आपका जीडीपी इतना चला गया, सेंसेक्स इतना चला गया, निफ्टी इतना चला गया, फलाना इतना चला गया, ये अर्थशास्त्री थोड़े हैं। लोगों के घर में जो अनर्थ हो रहा है, लोगों के घर में गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के घर में बिजली बिल पटाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के घर में IIT किया हुआ लड़का बेरोजगार बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है। ये उसके जीवन की समस्या है, ये उसके जीवन की हकीकत है। और इस बात को इंडोर्स करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी आंकड़े प्रस्तुत करती है। तो आंकड़े से, दरअसल में आंकड़े तो आम आदमी के बीच में दिखना चाहिए ना, आम आदमी के घर में खुशहाली दिखना चाहिए, आम आदमी के परचेसिंग कैपेसिटी में वृद्धि दिखना चाहिए, उसके घर में काम करने वाला होना चाहिए, उसके घर में महीना पैसा आने का इंतजाम होना चाहिए। तो आप स्वयं जो है इस बात को स्वीकार करते हैं कि देश में 80 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास राशन की व्यवस्था नहीं है। तब तो आप राशन दे रहे हैं। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो है राशन देने की योजना भारत सरकार चला रही है। क्यों चला रही भाई? जब लोगों के यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है, लोगों के यहाँ भुखमरी नहीं है, महंगाई का असर नहीं है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो अनाज देने की जरूरत है। मिलन जी जवाब दीजिएगा इसका। मिलन जी देखिए व्यास जी, देखिए साफ झलक रहा है जो लाहट और जो घबराहट है हमारे को, इनको तकलीफ है कि गरीबों को भोजन क्यों मिल रहा है, गरीबों को अनाज क्यों मिल रहा है, गरीबों को पक्का मकान क्यों मिल रहा है, गरीबों को शौचालय जरूरत पूरी क्यों कर दी आपने? कहा कि 60 साल तक हम तो पूरी कर नहीं पाए। नहीं, दरअसल में एक बात तय कर लो मेरे भाई, या तो ये बोलो कि गरीबी खत्म हो गई है, या ये बोलो कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, उनको हम दे रहे हैं। जब आपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया तो 80 करोड़ लोगों को क्यों दे रहे हैं? प्रश्न तो यही है। भारत नहीं, प्रश्न ये है कि जब आप एक बात में कायम रही है, यहाँ तो गरीबी खत्म हो गई बोलिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। मिलन जी एक सवाल मेरा और, मिलन जी आज 5 लाख रुपए का ठीक है। मिलन जी आज तकलीफ हो रही है शर्मा जी को, ठीक है। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया मिलन जी, उस बयान में उन्होंने ये बात भी कही कि इंडी गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जो है लाने जा रहा है। और सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, कांग्रेस पार्टी या जो गठबंधन में शामिल तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे एक एक चरण आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद ये जीत के दावे लगातार हो रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने दफ्तर में रंग रोगन शुरू कर दिया है, 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दिया, यानी कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि 4 तारीख को नतीजे उनके पक्ष में आ रहे हैं। बताइए मिलन जी। देखिए रंग रोगन तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था और किस प्रकार के ताले लगे थे और ताला खोलने वाला कोई नहीं था, ये भी आप हमने देखा गया। ये लड्डू रह गए थे, कहां गए वो लड्डू पता नहीं आज तक। ये लड्डू भी जो है वो शेख चिल्ली की तरह दे रहे हैं, शेख चिल्ली को मात दे रहे हैं इनके नेता। और जिस प्रकार के शबू पे छोड़ रहे हैं, कुछ कीजिए ना, आधार क्या है? मध्य प्रदेश में आपके छत्तीसगढ़ में कितनी सीट आ रही बता दीजिए ना। अरे नहीं बता पाएंगे, आपके नेता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, बेमन से आपने क्या के चुनाव लड़ा है। दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेता भाग रहे थे चुनाव से, लेकिन सोनिया जी का फोन आया तो चुनाव लड़े, लेकिन बेमन से लड़े हैं और ईवीएम का होना भी शुरू कर दिया है उन्होंने। तो आप आधार क्या है चुनाव? ठीक है सुरेन जी, और आर्थिक ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है सुरेन जी, इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? क्या ऐसे आपको इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि इंडी गठबंधन के सारे नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वो भी अच्छे खासे मैंडेट के साथ में? सुरेन जी क्या आधार है? तकनीकी अगर बात करेंगे तो आपको याद दिलाता हूँ कि माननीय अमित शाह जी ने 2018 में कहा 65 पार, वो 15 में आ गए। अभी 2023 में हमने कहा 75 पार, हम 35 में आ गए। ये जब पार की बात होती है ना, तो ये जो पार है ना, ये पार आर पार हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि यही होना है, एनडीए का यही होना है। 400 पार की जगह ये जो है आर पार होना है और इस बार इनकी सरकार नहीं बननी है। आप एक बात समझ लीजिए कि जब कहने लगता है आपकी बार इतना पार, तो समझ लीजिए कि उनका पार नहीं लगने वाला है सरकार। अच्छा चलिए सुरेन जी, सामने बहुत कठिन चुनौती है। सुरेन जी इन सब के बीच एक प्रतिक्रिया आपकी जरूर मैं रह गई थी तो उस पर चर्चा करना, चूंकि अपने रिपोर्ट में वो बाइट भी दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में आज ये बात कही है कि इंडिया अलायंस वाले सब सुन लें, उनको समझने की गलती ना करें। मैं चुप बैठा हूं, लेकिन जिस दिन मुंह खोल दूंगा 7 पीढ़ी के पाप निकाल कर रख दूंगा, ये बात उन्होंने कही है चेतावनी भरे अंदाज में। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सुरेन जी? अरे भाई, इसी को अगर चुप रहना कहते हैं तो बोलना किसको कहते हैं हितेश जी? दिक्कत तो यही है कि पहले के प्रधानमंत्री की लोग प्रतीक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोले। अब स्थिति ये हो गई है कि देश ये प्रतीक्षा करता है प्रधानमंत्री जी की किसी दिन चुप रहे,
वो 1 तारीख को क्या साधना वाधना करने वाले हैं, उसकी लोगों को प्रतीक्षा है। ये जब इसको चुप रहना कहते हैं, बोलना किसको कहते हैं, ये बताइए मेरे को। व्यास जी, अध्यात्म से तकलीफ होना स्वाभाविक है, तो सनातन तो एक कहते हैं। तो भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व से कहीं ना कहीं नफरत, तो मोदी जी के ध्यान लगाने पे भी आज आक्षेप लगा रहे हैं। ये विषय भी बड़ा गंभीरता के साथ दिया जा रहा है। तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप आध्यात्म का आ भी नहीं जानते, इसलिए ध्यान क्या समझेंगे आप। चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं। मिलन भार्गव जी, विपक्ष तो तमाम दावे कर रहा है कि 300 पार हम जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 150 पार भी नहीं हो पाएगा। लगातार ये दावे हो रहे हैं, हमने उसको रिपोर्ट के जरिए। आपकी प्रतिक्रिया, फाइनल कमेंट दीजिएगा इस पर। देखिए, जिस प्रकार के बयानात आ रहे हो, झल्लाहट आ रही है, साफ लग रहा है कि विपक्ष के नेता ये डर गए हैं और भयभीत हैं, और ये जान रहे हैं कि हम बुरी तरीके से हार रहे हैं। इस प्रकार के हंसी मजाक और इस तरह की टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन हमने 10 वर्षों में जो काम किया, अपने काम की दम पर तीसरी बार जो सरकार में आ रहा है, 25 वर्षों का जो रोड मैप प्रधानमंत्री, ठीक है, अव्वल आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही कहा है कि सरकार के 125 दिन का रोड मैप। सुरेश जी, आपसे भी फाइनल कमेंट चाहूंगा। दिनों के लिए युवाओं के लिए सुरक्षित रखा गया। ठीक है मिलन जी, समय खत्म हो गया। सुरेश जी, आपसे भी फाइनल कमेंट यही, क्या उम्मीद कर रहे हैं 4 जून को? नहीं, मैं तो बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं, और मैं जिस तरह से ग्राउंड में घूमा हूं और लोगों के बीच में गया हूं, मैं जिस हिसाब से मेरे को अंदाज है, मैं 300-400 बात नहीं करता। मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कठिन चुनौती होगी, और हो सकता है कि 4 तारीख को ऐसा परिणाम आए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने। ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। मैं प्रवक्ता के ऐसे। चलिए, तो अब इंतजार करना होगा 4 तारीख का। सभी को बेसब्री से इंतजार है और मुश्किल से 5 दिन का वक्त बचा हुआ है। और 4 जून को जब नतीजे खुलना शुरू होंगे, IBC 24 महा कवरेज आपके सामने रखने जा रहा है। सुबह 6 बजे से लगातार हम आपके सामने सबसे सटीक पूरे विश्लेषण के साथ वो फैसला रखेंगे। जनता ने जो फैसला EVM में कैद किया है, उसके बाद ही यह तय हो जाएगा कि किसके दावे में दम है और किसका दावा बेदम साबित हो रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।